सकारात्मक रहें और अपने बारे में जैसा भी सोचेंगे आप वही आगे चलकर होंगे। इसलिए अपने बारे में अच्छा सोचिए और आपके साथ सब अच्छा ही होगा, ठीक ना। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए आज खास। तो शुरुआत करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन के, कैबिनेट मिशन के, वेवेल प्लान के, नेहरू रिपोर्ट के। आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, कैबिनेट मिशन, ठीक ना। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। रुको रुको रुको, अभी कैबिनेट मिशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसके अलावा जो ऑप्शंस बचे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं ना। सही कह रहे हो आप। तो आइए बात करते हैं क्रिप्स मिशन की पहले, उसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे क्रिप्स मिशन की, सॉरी कैबिनेट मिशन की। रीज़न क्या है ना कि हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, तो इसलिए ये ज़रूरी है साथ में हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना, ठीक ना मेरे भाई। तो आइए बात करते हैं कैबिनेट मिशन, सॉरी क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन के बारे में बात करने से पहले हमको पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो आपको पता होगा 23 मार्च 1942 में। आपको पता होगा इसके हेड कौन थे, तो यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके कौन थे? हेड थे। यह कितने सदस्यीय मिशन था, यानी आपको पता होना चाहिए इसमें कितने लोग थे शामिल। यह एकल सदस्यीय मिशन था, याद रखिएगा एकल सदस्यीय, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं ये चीज़ें कि क्रिप्स मिशन कितना सदस्यीय मिशन था, तो एक ही सदस्य थे इसमें। आपको पता होना चाहिए जब यह भारत आया तो उस समय की स्थितियां क्या थी। दरअसल ये किन परिस्थितियों में भारत आता है, आपको पता होगा उस समय ब्रिटेन यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था और ब्रिटेन के ऊपर बहुत दबाव बन रहा था, उसको भारत की ज़रूरत थी। तो ऐसी स्थिति में जब भारत आता है, भारत भेजता है अपने सचिव को ब्रिटेन कि जाइए वहाँ से भारतीयों की मदद लाइए। तो भारतीयों ने इनके सामने डिमांड रखा था भारतीय संविधान सभा की अपनी, कि हमें आज़ादी चाहिए और हमें क्या चाहिए, हमारी खुद की संविधान सभा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब ये संविधान सभा के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन इसने कुछ स्पष्ट तरीके से बात नहीं कहा, कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं बताया। तो ऐसी स्थिति में ये मान जाता है कि नहीं, हम लोग पहले आप हमारी मदद करिए। ब्रिटेन कहता है पहले भारत उसकी मदद करेगा, तो हम जैसे ही युद्ध जीत जाते हैं तो हम भारत के लिए क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी कहते हैं कि ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक ना मेरे भाई। पोस्ट डेटेड चेक किन परिस्थितियों में कहा था ये, इस वजह से कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू इसी पोस्ट डेटेड चेक के आगे कुछ शब्द जोड़ देते हैं, वो आगे लगाते हैं डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। ये बैंक ऐसी है जो डूब रही है और साथ में वादा कर रही है, चेक दे रही है, समझ रहे हैं आप, डूबते हुए बैंक का चेक। यानी ये ब्रिटेन उस समय स्थिति क्या थी, खराब थे, ब्रिटेन जो है हार रहा था, ठीक ना मेरे भाई। इसलिए आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू इसके संबंध में एक और बात कहते हैं। किसके संबंध में? क्रिप्स मिशन के संबंध में। यानी क्रिप्स जो है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स जवाहरलाल नेहरू का दोस्त था, और ये कहते हैं कि उसका पुराना मित्र शैतान का वकील बनकर आया है। उसका पुराना मित्र शैतान का माफ़ करिएगा, शैतान बोल दिया, हालांकि शैतान होता है, शैतान का वकील बनकर आया है। अच्छा, यहाँ पर मित्र कौन है, शैतान कौन है? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना भाई आप? मित्र कौन है, शैतान कौन है? देखो मित्र कौन है, स्टेफर्ड क्रिप्स, और शैतान किसके लिए कह रहा है? तो ये उस समय के जो राष्ट्रपति, माफ़ करिएगा, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। इसी के बाद तो आते हैं, क्या नाम है उनका, लेबर पार्टी की सरकार बनती है 1945 में, क्लेमेंट एटली की। तो इस समय कौन थे? यानी शैतान किसके लिए कह रहा है ये? विंस्टन चर्चिल के लिए कह रहे हैं, ये विंस्टन चर्चिल के लिए बोल रहे हैं ये, कि चर्चिल का वकील बनकर आया है उनका दोस्त, ठीक ना, याद रखिएगा ये बात। क्रिप्स मिशन कब आया मेरे भाई? 23 मार्च 1942 को, 1942 को। एकल सदस्यीय मिशन था, और गांधी जी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। और जवाहरलाल नेहरू इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं,
कि डूबते हुए बैंक का, ठीक ना। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेफर्ड क्रिप्स को कहते हैं कि उसका पुराना मित्र शैतान का वकील बनकर आया है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी, नहीं भी आ रही होंगी तो भी आप याद रखें इन सब चीज़ों को। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन हो गया हमारा। हम बात करते हैं वेवेल योजना। वेवेल योजना आपको पता है कब आया था? ये 1945 में आया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेंगे, बस इतना याद रखिए आप इस समय ये कि ये कब आया है? 1945 में। दरअसल क्या होता है ना, कभी कभी ये ऊपर से क्रम लगाने को दे देगा कि इसको सीक्वेंस में बनाइए। क्या होगा? ए होगा, पहले बी होगा, सी होगा या डी होगा, या पहले डी होगा फिर सी होगा या फिर बी होगा उसके बाद ए होगा। समझ रहे हैं आप? यानी कुछ ऐसे क्रम लगाने को दे देंगे। तो आपको इसलिए इसका पता होना चाहिए ये कब आया था। वेवेल योजना 1945 में आई थी, ठीक ना मेरे भाई। आगे बात करेंगे वेवेल योजना। वेवेल कौन था? वायसराय था, ठीक ना। जो ये अंतरिम सरकार जो भारत की बनी थी, उस अंतरिम सरकार में ये वायसराय बनकर आया था, जो कि अध्यक्ष के रूप में था। आगे बात करेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में। पहले अभी हम यहाँ पे बात करते हैं मेन जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने वाले हैं, जो हमारे संविधान से रिलेटेड हो। दरअसल वेवेल ये प्लान जो है ये हिस्ट्री में ज़्यादा रिलेट करने लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी कम चर्चा करना चाह रहा हूँ। हम बात करते हैं यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट मेरे भाई कब आया था? आप सभी को पता होगा, नेहरू रिपोर्ट आया था 10 अगस्त 1928 को। यह कितने सदस्यीय था? यह 8 सदस्यीय था, जिसमें अध्यक्ष को लेकर यह कितने सदस्य थे? इसमें 8 लोग थे, ठीक ना। आपको पता होगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? सही कह रहे हो। कौन है? मोतीलाल नेहरू। वाह क्या बात है, मुझे लगा आप लोग नहीं बता पाओगे। मोतीलाल नेहरू, वाह, मुझे लगा आप लोग जवाहरलाल नेहरू बोलने वाले, लेकिन आप लोग तेज हो यार पढ़ने में। बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जस्ट फॉर जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, हैव गॉट इट। थोड़ी थोड़ी मज़े लेने चाहिए भाई। आगे बात करते हैं, ये नेहरू रिपोर्ट कब आया? 10 अगस्त 1928 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और ये कितने सदस्य मिशन था? माफ़ करिएगा, ये इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 8 सदस्य थे। आपको पता होना चाहिए नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। मेरे भाई गांठ बांध कर इसको याद रख लीजिएगा, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? नेहरू रिपोर्ट को। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? तो नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है मेरे भाई, ठीक ना। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो पिछले वर्ष एनडीए की परीक्षा हुई थी, उस एनडीए की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था जो बेहतरीन था प्रश्न, उसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हुए थे, ठीक ना मेरे भाई। वो प्रश्न क्या था? इसे भारतीय संविधान का प्राकरूप कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्राकरूप, भारतीय संविधान का प्राकरूप, भारतीय संविधान का प्राकरूप, ये था कुछ ऐसे। ये एनडीए की परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। दरअसल मैं पीवाईक्यूज़ देख रहा था, देखो मैं प्रश्न जो बना रहा था ना, तो मैं प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ये देख रहा था कि इससे कैसे प्रश्न बनने वाले हैं और नया से नया क्या इसमें बदलाव करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग नए के लिए तैयार कर रहे हैं आपको, यानी किस तरीके से नया प्रश्न बन सकता है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना मेरे भाई। यानी भारतीय संविधान का प्राकरूप किसको कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है, यानी ओल्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ओल्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का प्राकरूप। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बातें सभी समझ में आ ही रही होंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही हो और आप लोग केवल सुन रहे हैं स्वाहा स्वाहा, ऐसा तो नहीं कर रहे ना भाई मेरे। सही कह रहा, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग। यानी हमारा ये हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, वेवेल प्लान हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में मेरे भाई? कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन। अगले पेज पे ले या इसी पे ले, देखते हैं स्पेस हो जाएगा तुम लोग इसी पे। ओह यार कहाँ गया इरेजर। चलो मेरे भाई बात करते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन की। देखो मेरे भाई, कैबिनेट मिशन, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है मेरे भाई? कैबिनेट मिशन का गठन होता है 19 फरवरी 1946 को। कब होता है?
19 फरवरी 1946 को। ठीक ना मेरे भाई, 19 फरवरी 1946, माफ़ करिएगा 19 फरवरी 1946। यानी याद कैसे रखना है, देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19 है, हालांकि यहाँ पे 19 तो रहेगा ही 1946 में, फिर भी याद करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये याद है रखिएगा 1946, तो आगे वाला ये 19 यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा बस, बाकी आपको पता है फरवरी याद रख लीजिएगा, हाउ यानी करके मैं उससे बस बता रहा हूँ आपको, मुझे पता आपको याद ही होगा। ठीक ना। कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है, 19 फरवरी 1946 को। सॉरी, इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्य कुल कितने थे मेरे भाई, 3 सदस्य थे। ठीक नहीं, तो आप सभी को इन तीनों सदस्यों का नाम जरूर ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपको पता है तो आप लोग मन में अपने एक बार दोहरा दें, मुझे पता चल जाएगा। हाँ और क्या, आप दोहराइए, देखिए मुझे पता चल ही जाएगा। बताइए कौन कौन से हैं। इसको हम एक तरीके से याद रख सकते हैं, PAC। ठीक ना, पैक कर कर आ गया कैबिनेट मिशन, पैक PAC। पी फॉर क्या था, ये पैथिक लॉरेंस, आपने नाम सुना होगा, पैथिक लॉरेंस, जो कि क्या था, भारत सचिव था, पैथिक लॉरेंस। ठीक ना मेरे भाई। ए फॉर क्या था, AV अलेक्जेंडर था। ठीक ना, जो कि नौसेना मंत्री था। ठीक ना मेरे भाई, अलेक्जेंडर। और सी फॉर कौन था, सी फॉर क्रिप्स था। ठीक ना मेरे भाई, ये कौन था, याद रखिए, अभी जस्ट हमने क्या कहा, ये भारत सचिव था। आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा मेरे भाई, ज़रूर से। अलेक्जेंडर कौन था, ये नौसेना अध्यक्ष था, नौसेना मंत्री कह लो, जो भी कह लो। ये क्रिप्स कौन था, ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, जो व्यापार बोर्ड था उसका अध्यक्ष था। दरअसल क्या हुआ ना, एक एग्ज़ाम में मैंने देखा कि ये पूछ लिया था इनके पद से, यानी ये कौन सचिव था, कौन नौसेना मंत्री था, कौन व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, ये ऐसे कुछ दे दिया था मिलान करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या था। ठीक ना मेरे भाई, माइक बंद तो नहीं है ना भाई, ठीक है ओके। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन का गठन तो हो गया, इसमें कितने सदस्य, 3 थे। कब गठन हुआ, 19 फरवरी 1946 को। अब हम बात करते हैं, जब ये गठन हो गया तो ऑब्वियस है क्यों गठन हुआ, क्यों गठन किया गया। अब ये आएगा भारत, तो भारत कब आया मेरे भाई, भारत कब आता है मेरे भाई, आपको पता होगा 24 मार्च, यानी 24 ऑफ मार्च 1946। ठीक ना मेरे भाई, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946। आप कहोगे सर कैसे याद होगा, अरे कैसे याद होगा, ऐसे याद होगा। देखो 2 और 4 क्या होता है, 6, 2 4 6, यानी 2 + 4 = 6 के, यानी याद हो गया 24 मार्च 1946। ठीक ना। अच्छा ये गठन हुआ और उसके बाद आया कब, 24 मार्च को। अच्छा ये आया कहाँ पर था, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, कहाँ पर, दिल्ली में आया था। वेरी गुड। अच्छा आपको पता होगा, जैसे ये यहाँ पर पूछना नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बिहार के एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में शायद पूछा था कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय गांधी जी कहाँ थे। देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा था कि उस समय गांधी जी कहाँ थे। गांधी जी उस समय पूना में थे, पूना यानी महाराष्ट्र में थे। ठीक ना। अगर ये पूछ लें, मैं एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ आपको कि कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा ये बात कब की हो रही है, 1946 की। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय। ठीक ना मेरे भाई। अच्छा ये कैबिनेट मिशन गठन हो गया, इसने भारत आ लिया। अब भारत आने के बाद क्या करेगा, ये रिपोर्ट देगा अपनी। अब ये भारत में घूमता है, ठीक ना, 24 मार्च 1946 में आता है और पूरे भारत में भ्रमण करता है कि हाँ क्या दिक्कत है, कैसे क्या किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है कब, 16 मार्च, अप्रैल, मई, यानी लगभग 2 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंपता है कब, 1946 में 16 मई को, 16 मई इन 1946। ठीक ना। ये अपनी रिपोर्ट में क्या देता है, तो मेरे भाई रिपोर्ट में इसने क्या बताया है, तो आप सभी को पता है, लिख ले, यहाँ यहीं पे ले लेते हैं ना, क्योंकि आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अपनी रिपोर्ट में क्या देता है, इसने ब्रिटिश भारत जो था, यानी ब्रिटिश भारत था, इस ब्रिटिश भारत में सीटों का विभाजन करता है, यानी संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे उन चुनाव के लिए ब्रिटिश भारत का विभाजन करता है। ब्रिटिश भारत का
भारत के सीटों के लिए विभाजन करता है ना, विभाजन करता है मेरे भाई। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। माफ़ करिएगा, विभाजन, आई थिंक अब सही हो गया, विभाजन, ठीक ना। आपको पता होगा इसने विभाजन जो किया है वो किस तरीके से किया है। इसने ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश प्रांत में एक तो बांटा, एक तो ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत में, और दूसरा क्या, कमिश्नरी क्षेत्र में। कमिश्नरी क्षेत्र, आपको पता है कुल कितनी कमिश्नरी प्रांत थे? कमिश्नरी प्रांत कुल कितने थे? जी हाँ, वेरी गुड, जो आप सोच रहे हैं वही है। आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसे पता सर? अरे हमें पता चल जाएगा सब, क्योंकि हम सब जानते हैं। जस्ट जोकिंग, ठीक ना मेरे भाई। हमने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब देता है अपना? 16 मई, 16 मई इन 1946 में। एंड आगे क्या होता है कि यह अपनी रिपोर्ट में क्या बात करता है, तो यह ब्रिटिश भारत में सीटों को विभाजन करता है। अच्छा, सीटों को विभाजन क्यों करता था, क्यों करा? क्योंकि इसको भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराना था, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में भारत का इसने विभाजन किया। किस तरीके से किया? 3 तरीके से, माफ़ करिएगा 3 तरीके से, मतलब 3 पार्ट में। एक तो ब्रिटिश प्रांत हो जाएगा, दूसरा कमिश्नरी प्रांत हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? रियासती, मतलब देसी रियासतें हो जाएंगी, ठीक ना। तो हम रियासतें के संबंध में बात करने वाले आगे। जो ये ब्रिटिश प्रांत हैं, आपको पता होगा इस ब्रिटिश प्रांत को इसने 3 खंडों में बांटा था, 3 खंडों में, 3 ब्लॉकेज में बांटा था, 3 खंड किए थे इसमें। आपको पता होगा कौन कौन से थे वो? ब्लॉक ए यानी खंड ए, खंड बी और खंड सी में। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ संयुक्त प्रांत, उस समय तो यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था ना, तो उस समय बताओ यूपी यानी संयुक्त प्रांत उस समय किस ब्लॉक में था? ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी में या ब्लॉक सी में? तो आपको पता होगा कि यूपी जो था ये संयुक्त प्रांत जो था ये ब्लॉक ए में आता था, ठीक ना। इस ब्लॉक में सीटों की संख्या कितनी रखी? 187, ठीक ना। और ब्लॉक बी में सीटों का आवंटन करता है 35, ठीक ना। और ब्लॉक सी में सीटों का आवंटन करता है 70 यानी 70। हम बात करेंगे अगर यदि तीनों को हम जोड़ेंगे, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 292 सीट्स। देखो ना, 7 5 12, 8 3 11 7, 18 1 19, 1 2, ठीक ना, 292। देख रहे हो मेरे भाई, यानी इसने ब्रिटिश प्रांतों से सीटों की संख्या कितनी रखी? 292। और वहीं पर कमिश्नरी क्षेत्रों से 4, कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4 थे। अच्छा, चारों का नाम किसी को याद है क्या? चारों के नाम याद है क्या? नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम बात कर लेते ए बी सी डी। ए बी सी डी तो याद है ना आपको? बस क्या, फिर आपको याद ही हो गया। ए फॉर क्या था आपको पता है? ए फॉर अजमेर। ए फॉर क्या था? अजमेर। बी फॉर क्या था? बलूचिस्तान। बी फॉर क्या था? बलूचिस्तान। और सी फॉर क्या था? कुर्ग, यानी कर्नाटका में पड़ता था ये, कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक में, ठीक ना। और डी फॉर क्या था? दिल्ली, ठीक ना, हाँ वही दिल्ली, ठीक ना मेरे भाई। हमने क्या सीखा? हो सकता है आपको लिए लंबा लग रहा हो, सेशन ये लंबा चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमको रिवीजन करना है ना, मेरे साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। दरअसल आपको एक ही क्लास में ये सभी चीज़ें मिल जा रही हैं, आपको नोट्स भी नहीं, केवल आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम के पहले आप इसको 2-3 बार कान में लगाकर सुन लेंगे ना, आप परीक्षा अपने हॉल में या फिर परीक्षा हॉल में या परीक्षा सेंटर पे जाने से पहले, आप अपने ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या किसी भी साधन से जा रहे हैं, तो आप इस स्थिति में कान में लगाकर ये मेरा वीडियो 2-3 बार सुन लेंगे, आपको ये सब चीज़ें पूरी की पूरी याद हो जाएंगी, ठीक ना मेरे भाई। मैं कुछ इस तरीके से प्लेलिस्ट अपनी तैयार करूँगा जिसमें पूरा का पूरा संविधान चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। कोशिश तो यही है, ठीक ना। हमने क्या किया? ब्रिटिश भारत को सीटों का विभाजन किया। कैसे हमने किया? मतलब कैबिनेट मिशन ने किया था, अपनी रिपोर्ट जो दी थी उसी में बात किया था इसने। ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी प्रांत और देसी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत में हमने देखा कि ब्लॉक बनाए, खंड बनाए। खंड कितने? 3 थे, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ठीक ना। ब्लॉक ए से कितने सीटें थी? 187, और ब्लॉक बी से 35 और ब्लॉक सी से 70 यानी 70। तो टोटल कितने हो गए? 292। और यहाँ से कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4, एक एक सभी से थे, एक अजमेर से, एक बलूचिस्तान से, एक कुर्ग से और एक दिल्ली से। आपको पता होगा आगे चल के बलूचिस्तान जो था इस चीज़ के लिए विरोध होने लगता है। फिर बलूचिस्तान का जो है संविधान सभा की पहली बैठक में इसका विरोध कर दिया जाता है,
तो यहाँ पर बलूचिस्तान उस समय शामिल नहीं होता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी, कोई याद नहीं आ रहा नाम उनका, जुगियार करके कुछ ऐसे ही नाम था, जो कि बलूचिस्तान से वो जीत कर आया था, लेकिन वो संविधान सभा में वो नहीं आता है, मतलब संविधान सभा में बैठक में भाग नहीं लेता है, ये विरोध होने के कारण। आगे बात करते हैं उसका विरोध कौन किया था। अगर ये डिटेल्ड क्लास होती तो उसमें मज़ा आता, कहानी के साथ बात करता मैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं ऐसे ही। हाँ, तो अब बात करते हैं आगे, ठीक ना मेरे भाई। और देसी रियासतों से आपको पता था कितने हैं, देसी रियासतों से 93 हो जाएंगे, ठीक ना मेरे भाई। तो अभी कुल कितने सीट हो गए मेरे भाई, देखना 292 इधर, 4 इधर, और इधर कितना हो गया 93, यानी कुल कितने सीट हो गए, कुल कितनी सीट्स हो गई 389, कुल कितनी हो गई 389, यानी संविधान सभा ने सीटों का निर्धारण कर दिया कितना 389 सीटों पर क्या होना है, संविधान सभा की सीटों की संख्या आई थी इतनी, जिसमें 93 सीटें क्या थी, देसी रियासतों से, जिन पर क्या होना था, मनोनयन होना था। यानी निर्वाचन कितने पे होना था, 292 और 4, यानी 296 पे क्या होना था, चुनाव होना था। यानी 296 पे चुनाव होता, 93 सीटों पर क्या था कि मनोनयन होना था, मनोनीत होकर देसी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक ना। ये बातें थी इसमें, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं हम लोग अब। सॉरी, चेंज करते हैं कलर, हाँ नहीं ठीक है अब। यानी हमने देख लिया गठन हो गया, भारत कब आया ये भी देख लिया, रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट में क्या बात करता है ये हमने देख लिया। किसने कहा कि 389 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, 389 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, यानी भारत के लगभग 389 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, ठीक ना। अब हम बात करेंगे, चुनाव भी करा लेते हैं लगे हाथ, जब इतना दूर आ ही गए हैं तो चुनाव करा ही लेना। आपको पता है बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव का रिजल्ट भी आ गया उसी तरीके से हम यहाँ पर भी चुनाव करा लेते हैं। बात करते हैं क्या, चुनाव की। यानी इन जो ये संविधान सभा की सीटों का निर्धारण किया गया, अब इस पर चुनाव कराते हैं हम लोग। यानी हम बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, हो सकता है आपको लगे कि सर एक क्वेश्चन में कितना समय ले रहे हो, लेकिन आगे चल के आपको ये एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉर्ट कर लेंगे ना, तो आगे चल के हम लोग जल्दी जल्दी सब क्वेश्चंस हल कर ले जाएंगे आराम से। यानी हमने क्या कहा, संविधान सभा सदस्यों का चुनाव की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, ये चुनाव कब होता है मेरे भाई, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब कराया जाता है, यानी जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है, चुनाव होता है। किसके लिए, संविधान सभा के सदस्यों के लिए। आपको पता होगा ये चुनाव जो है ये किस तरीके से होना था, क्या यह प्रत्यक्ष चुनाव था, क्या यह अप्रत्यक्ष चुनाव था, क्या यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव था। जी हाँ, हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं चुनाव कैसे होना था। आपको पता होगा प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उस समय, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी इनका चुनाव कैसे होना था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक, आप लोग भी लिखिएगा जरूर से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक ना, पद्धति द्वारा मेरे भाई याद रखिएगा। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे सीधे समझो कि ये कैसा चुनाव था, ये सीमित मतदान द्वारा, इसमें सीमित मतदान था, यानी हर कोई भाग नहीं लेगा इसमें, सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव लड़ाया गया था, ये चुनाव कराया गया था ये। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष, है ना मेरे भाई, दिखाई तो दे रहा हो ना, अप्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा होगा कोई बात नहीं, हम बोल भी तो रहे हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ठीक ना। यानी अगर यहाँ पर एक इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, सीमित मताधिकार हुआ था, जी हाँ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, जी हाँ। लेकिन अगर पूछा ये बताओ, क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा हुआ था क्या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो आपको क्या याद रखना है बात,
जी बिल्कुल नहीं, नहीं। ठीक ना मेरे भाई, इसको रेड कर दें ताकि याद रहे आपको। क्या था ये? नहीं। ठीक ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, नहीं हुआ था इसमें। ठीक ना, आगे बात करते हैं हम लोग अब। तो यानी चुनाव भी हो गया हमारा, चुनाव हो गया कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। आपको पता होगा जब चुनाव हो गया तो अब क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा। अच्छा, संविधान सभा का गठन कब हो रहा है मेरे भाई? नवंबर 1946 को। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। और आपको पता है क्या संविधान सभा की अब क्या होगी? बैठक। तो पहली बैठक कब होती है मेरे भाई? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को। आपको पता होगा कि आगे आगे ही इसमें क्या होता है कि माउंटबेटन प्लान आता है ना। आगे चल के माउंटबेटन, अब जगह नहीं तो आगे बताता है इसमें, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से। माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, जो कि इसमें क्या था? भारत की विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की गई थी उसमें। ठीक ना, जिस पर क्या होता है 14 जून 1947 को उनको यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। कौन सा प्रस्ताव? माउंटबेटन प्लान, और भारत का विभाजन हो जाता है। अभी तक देखो, पूछा जाए 9 दिसंबर 1946 तक सीटों की संख्या अभी तक कितनी है? 389 है। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएगा, माफ़ करिएगा, वो भारत का विभाजन हो जाएगा तो सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? 299 हो जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग। जगह नहीं तो यहीं पे बात कर लेता है। ठीक ना मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं। अरे कोई बात काहे नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा, हमें भी तो अच्छा लगे। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए ये मैं PDF भी भेज दूंगा आप लोगों के। ये PDF में व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उस PDF में, उसमें हम ये चीज़ें भेज देंगे, तो आप लोग उससे भी नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर से। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें ये सभी PDFs क्या करूंगा? भेज दूंगा। जो भी हम लोग यहाँ पर MCQs कर रहे हैं उसका लिखा हुआ ये PPT मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आप लोग वहाँ से भी नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। आगे बात करते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? अभी जस्ट हमने पिछली स्लाइड में देखा क्या? संविधान सभा का गठन कब होता है? संविधान सभा का गठन कब हो रहा है? नवंबर 1946 को। यहाँ पर क्या है? नवंबर 1946, देख रहे हैं आप? इसीलिए हमने वो पढ़ाया वहाँ पर, ताकि क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाए आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? क्या ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं। क्या विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया था? जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा क्या विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। देखिए ना, अभी जस्ट हमने सीखा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा हमने? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव हुआ था। ठीक ना मेरे भाई, इसलिए देखिए आसान हो रहा है ना आपके लिए, ये सही है, फिर आगे बढ़ना ही नहीं है। कांग्रेस में ठीक है, गलत है, ये जनगणना द्वारा नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? वाह, क्या कहना चाह रहा है ये? विभाजित भारत की। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? जोर दे रहा है। किस पर जोर दे रहा है? विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो चाहे विभाजित हो चाहे विभाजन के पहले हो, दोनों में ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था मेरे भाई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ठीक ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था दोनों में ही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है। आगे बात करते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये बात तो सही है कि गलत है? अरे भाई मेरे, यहाँ पर ध्यान सुनो, क्या कहना चाह रहा है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये तो बात सही है ना, क्योंकि हमने क्या कहा अभी जस्ट इसके पहले? हमने क्या किया था? देखो ना, यहाँ पर क्या किया था हमने? वयस्क मताधिकार पर नहीं था, तो इसका मतलब ये सही तो कह रहा है कि वयस्क मताधिकार पर नहीं था, तो इसका मतलब ये तो सही है, क्योंकि हमने देखा उसमें सीमित मताधिकार था, क्योंकि वहाँ पे सबको मत देने का अधिकार नहीं था। वो जो प्रतिनिधियों के माध्यम से वो संविधान सभा चुनी गई थी, वहाँ पर प्रत्यक्ष
चुनाव नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव था, प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव लड़ा गया था। ठीक ना भाई, बात समझ में आ रहा है? बट आगे बात करते हैं। ये बी क्या कहना चाह रहा है? यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। बताओ क्या यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? बिल्कुल ये गलत है, यानी ये सही है, ये गलत है अभी तक। आगे बात करते हैं। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये सही है गलत है? ये तो गलत है ना, क्योंकि ये बहुदलीय संरचना थी। आप कैसे कह रहे हो ये बहुदलीय संरचना नहीं थी? आपको सभी को पता होगा। थोड़ी सी बात यहाँ पर कर ही लेते हैं, खाली ना जाए ये पेज, अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुदलीय संरचना थी या नहीं थी? ये बहुदलीय संरचना थी। देखो, आपको पता होगा कि जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ 1946 में। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था मेरे भाई? 389 सीटों पर चुनाव होने थे। माफ़ करिएगा, 389 सीटें थी, जो कि आपको पता होगा हर एक सीट पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। ठीक ना मेरे भाई? तो अच्छा ये बताओ, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं यहाँ पर। ये बताओ 389, जब उनको ये नहीं था कि यार 390 रख लें, क्या दिक्कत है, सीधे सीधे हो जाता मेरा 389 क्यों है? 390 कर लेते तो क्या कोई गुनाह हो जाता? इसके पीछे क्या रीज़न था? रीज़न ये था ना, जब इन्होंने कहा कि प्रति 10 लाख पर एक सीट होंगी, तो ऐसी स्थिति में दरअसल जहाँ पर अगर 11 लाख सीट थी वहाँ पर भी एक ही सदस्य चुना गया, जहाँ पर 12 लाख थी वहाँ पर भी एक ही सदस्य लिया गया, कहीं पर 9.5 लाख जनसंख्या थी वहाँ पर भी एक सदस्य लिया गया, कहीं पर 8.5 लाख थी जनसंख्या वहाँ पर भी एक ही सदस्य। इस वजह से यहाँ पर सीटों का जो था ये ओवरऑल 389, यानी उस समय भारत की लगभग जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़। ठीक ना मेरे भाई, आप समझ पा रहे हो? इसलिए सीटों का आवंटन इस तरीके से कुछ हुआ था। ठीक ना मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने क्या कहा कि 389 सीटों पर चुनाव होने थे, मतलब 389 संविधान सभा में सीट होंगी, यानी इस पे इतने लोग आएंगे, संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। जिसमें क्या था आपको पता है कि 292 + 4 और यहाँ पर कितना था 93 मनोनीत होने थे, देसी रियासत थे। ठीक ना, इस पर क्या होना था? इस पर निर्वाचन होना था। अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में देखा। ठीक ना, इस पर निर्वाचन होना था। आपको पता होगा जब ये चुनाव हुआ तो इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुल कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें जीती थी। और वहीं पर मुस्लिम लीग जो थी, ये मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती हैं? 73 सीटें। और वहीं पर जो अन्य राजनीतिक दल थे, अन्य राजनीतिक दल जो थे वो कुल कितने सीटों पर थे? 7 सीटों पर चुनाव जीते। ठीक ना, वहाँ पर यानी इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बहुदलीय संरचना दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ना, बहुदलीय तो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, अन्य राजनीतिक दल हैं। अन्य राजनीतिक दल में 7 दल थे, सब ने एक सीट जीता था, और इसके साथ साथ निर्दलीय भी थे। तो ये कैसे कह सकते हो आप कि यह बहुदलीय संरचना नहीं थी? इसका मतलब ये बहुदलीय संरचना थी। ठीक ना मेरे भाई, यानी आपको याद रखना क्या है कि जो 389 सीट थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस कुल कितनी सीटों पर जीती थी? जीत हासिल की थी 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य राजनीतिक दल जिसमें जैसे कृषक प्रजा पार्टी थी, ऐसे ही करके कुल पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, और 7 पार्टियां थी, और सब ने एक सीट जीत रखा था। तो कुल कितनी सीटें हो गई? 7 सीटें। ऐसे निर्दलीय थे जो कि 8 सीटें जीते हुए थे। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। तो ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, ऐसा कहना कदाचित गलत होगा। ये बहुदलीय संरचना थी। आगे बात करते, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा ने कुल लगभग देखा जाए तो 22 समितियां थी, लेकिन यहीं पर देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें मतभेद हैं। कहीं पर 22 समितियां दिखेंगी, कहीं पर देखो PIB जो है भारत का ऑफिशियल वेबसाइट्स है, इस पर देता है ये 17 मानता है, PIB 17 मानता है। कुल समितियां कितनी थी? 17। बाकी अन्य पुस्तकें जो हैं उनमें 22 समितियां मानता है ये, यानी कई समितियां कार्यरत थी। तो यहाँ पर क्या पूछा था? सही ये हो गया, ए हो गया और डी हो गया, ए और डी, यानी पहला ऑप्शन। ठीक ना मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा?
भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, चलायमान राष्ट्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। ये देखो कथन है तो इसको इसमें क्या ही बताना, आप याद रखिएगा ये बात। देखो इसको याद रख सकते हैं आप यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर के तहत आप ये याद रख सकते हैं क्या पॉइंट कि इनको दक्ष पायलट किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको दक्ष पायलट कहा था। इनके कार्य को देखते हुए, इनके लगन को देखते हुए, संविधान सभा में इनके लगन को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको दक्ष पायलट कहा। दक्ष पायलट, याद रखिएगा मेरे भाई, दक्ष पायलट। आगे बात करेंगे के.एम. मुंशी के बारे में और ये राजेंद्र प्रसाद के बारे में। बात क्या हो रही है? किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? 24 अगस्त 1946 को, 28 अगस्त 1946 को, 30 अगस्त 1946 को, 20 अगस्त 1946 को। देखो ऑप्शन बड़ी बारीकी से बनाया इसने। 24 अगस्त, माफ़ करिएगा, सभी अगस्त 1946 है, सब में देख रहा हूँ अगस्त 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 1946 सब में मैच कर रहा है। तो इसका याद रहना चाहिए आपको क्या? 24 अगस्त 1946 को। अरे आपको याद होगा 24 अगस्त 1946 को ही क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है, ठीक ना? अंतरिम सरकार का गठन होता है, कब होता है? 24 अगस्त को होता है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष इन्होंने बनाया था वेवेल को, वेवेल को। और इसमें उपाध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक ना मेरे भाई? याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे बात करते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? मेरे भाई ये बढ़िया सवाल है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपको याद होगा 9 नवंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 नवंबर 1946 को। मेरे भाई आपको याद ही होना चाहिए, ये सवाल इतना इजी है। तो आप सभी कहेंगे 9 दिसंबर 1947 और जैसे ही आप कहेंगे मैं तुरंत कहूँगा ओह माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 9 दिसंबर 1946। इसलिए हमने इसको पहले रखा। मुझे पता था कि आप लोग गलत करोगे। अगर आप लोग गलत किए हो तब तो आपने ठीक नहीं किया मतलब आपने अच्छा किया, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? तो आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को। देखो कुछ चीज़ें आपको बता दें हम, बहुत सारे बच्चा लोग का ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। कन्फ्यूजन इसमें होता है कि सर बैठक और अधिवेशन में बड़ा उनको घालमेल था कि सर बैठक और अधिवेशन क्या था। दरअसल देखो संविधान सभा की जो बैठक थी ना, बैठक और अधिवेशन में क्या अंतर था? यार कैसे, देखो अधिवेशन को ही सत्र कहते थे। अधिवेशन यानी सत्र था, अधिवेशन या सत्र कह लो। अच्छा ये टोटल कितने हुए थे? तो लगभग कुल 12 सत्र हुए थे, यानी 12 अधिवेशन हुए थे। यानी 9 दिसंबर 1947 से लेके 24 जनवरी 1950 तक, 24 जनवरी 1950 तक देखा जाए तो कुल कितने सत्र हुए थे? यानी कुल कितने सत्र हुए हैं? 12 सत्र हुए हैं, जिनमें हम बात करते हैं पहला सत्र जो था, पहले सत्र की शुरुआत होती है पहली बैठक से। पहले सत्र की शुरुआत होती है पहली बैठक से। पहली बैठक कब होती है आपको पता है? 9 दिसंबर 1946। गुड। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। ये क्या सर? हाँ जी हाँ, ये पहला सत्र समाप्त हो जाता है। यानी ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ऐसे ये सत्र चले थे और ये टोटल कितने सत्र हुए थे? 12 सत्र चले थे, ठीक ना मेरे भाई? आपको समझ में आया? अधिवेशन और सत्र एक ही होता है। टोटल कितने सत्र थे? 12 सत्र थे। यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक कुल कितने सत्र हुए? इतने समय के बीच में 12 सत्र हुए, यानी यहाँ तक में। और जिसमें पहला सत्र कब हुआ था? पहली बैठक के साथ, संविधान सभा की पहली बैठक के साथ सत्र शुरुआत होता है और 23 दिसंबर 1946 तक ये सत्र चलता है। यानी ये पहली सत्र आपकी समाप्त हो जाती है। यानी देखा जाए पहली सत्र कब शुरू होती है? 9 दिसंबर 1946 से। और समाप्त कब होती है?
23 दिसंबर 1946 तक। ठीक ना मेरे भाई, समझ पाए आप बात? ऐसे ऐसे ये भारत सत्ता चली थी। ठीक ना, हम लोग बात क्या कर रहे थे, ये बताना मेरा इसलिए ज़रूरी था यहाँ पर क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग सत्र और यानी अधिवेशन और बैठक में कंफ्यूज हो जाता है। और टोटल कितनी बैठकें हुई थी आपको पता होगा, कुल कितने बैठकें हुई थी? 167 बैठकें हुई थी, है ना, याद आया? कुल कितनी बैठकें हुई थी? 167 बैठकें हुई थी। ठीक ना, याद रखिएगा ये बात। इसको इरेज कर दें। चलो कुछ और बात कर लें क्या इसमें? चलो लगे हम थोड़ी सी बातें ही कर लेते हैं। ये बताओ थोड़ा सा, ये बताओ, अच्छा क्या पूछ लें यार तुमसे। चलो ये बताओ तो, संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही थी? संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही? कब तक अस्तित्व में रही? कब तक अस्तित्व में रही? कब तक अस्तित्व रही नहीं, कब तक, कितने दिनों तक? जिसमें विकल्प में देना चाहूँ तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करवा सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ये मत समझिए, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करवाना है, मुझे कन्फ्यूजन दूर करना है, इसलिए मैं ये सेशन लेकर आ रहा हूँ, है ना मेरे भाई। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, संविधान सभा कब तक अस्तित्व रही थी। देखो संविधान सभा अस्तित्व में रहने के दो प्रश्न इससे बनते हैं। एक तो संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, या संविधान का निर्माण में लगा समय। देखो बच्चा लोग कन्फ्यूज रहता है इसी में थोड़ा सा, लगा समय। संविधान निर्माण में लगा समय आप सभी को पता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक ना, और संविधान सभा कब तक अस्तित्व रही तो आपको ये पता होगा, नहीं भी पता होगा तो याद रख लीजिएगा, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। यानी संविधान सभा कितने दिनों तक अस्तित्व में रही तो याद रखिएगा, संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक रही थी। ठीक ना। अच्छा ये सर कैसे आता है, सर कन्फ्यूज होते हैं, हमको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, आज मुश्किल का समाधान कर देंगे ना हम। देखो संविधान सभा में निर्माण में लगा समय हम इस तरीके से जानते हैं। देखो हमने क्या कहा, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक ना, ये संविधान बनकर कब तैयार हो गया था मेरे भाई, आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। तो यह उस समय का फेज लोगे तो क्या दिखाई देगा इसमें, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, वहीं पर मैं इसकी बात करूँगा, यानी संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही तो आपको पता होगा संविधान सभा की बैठक कब होती है, शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक शुरुआत हो जाती है। और आपको पता होगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो सभी को याद होगा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। अगर यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन निकाला जाएगा तो आप पाएंगे यहाँ पर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक ना मेरे भाई, इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक ना, अब उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। संविधान सभा निर्माण करने में लगा समय, माफ़ करिएगा, संविधान का निर्माण करने में लगा समय, यहाँ पर ये यहाँ से 9 दिसंबर 1946 को बैठक स्टार्ट होती है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिस दिन आपको पता आगे चल के 16 अनुच्छेद उसी दिन पारित भी हो जाते हैं। और इसी दिन क्या होता है, संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होता है। ठीक ना, बात करेंगे आगे, अभी हम बात करेंगे इसमें और आगे। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं ये कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट जो है, ये संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही है, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 11 माह नहीं 1 माह 16 दिन। ठीक ना, याद रहिएगा। अच्छा ये शुरुआत कहाँ से होती है, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक। संविधान सभा की पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक तो आप क्या बताओगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 के दिन। और इसी दिन ही तो क्या होता है आपको पता होगा, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है उसी दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हस्ताक्षर होता है और 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। आगे बात करते हैं इस पर, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ज़रूर से।
आगे बात करते हैं। इरेज कर दे रहे मेरे भाई, क्योंकि अब हम लोग इसमें कुछ चीज़ें और देखेंगे, थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं सुनने को न मिली हो, वो सब चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें। चलिए हम बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक की। तो चलो, पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। अगर पूछ लिया जाए उस दिन कौन सा दिन था, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1900, माफ़ करिएगा, सॉरी कहाँ गया, ये था 9 दिसंबर 1946 को, माफ़ करिएगा, ये ऐसे हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। आपको पता होगा कि इस दिन कौन सा दिन था मेरे भाई? तो ये दिन था सोमवार, ठीक ना, ये याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चा लोग को नहीं पता है। इस दिन कौन सा दिन था? सोमवार को। अच्छा, ये बैठक कहाँ पर होती है मेरे भाई? ये दिल्ली में होती है। कहाँ पर होती है? ये दिल्ली में बैठक होती है, ठीक है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होती है, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा, ये बैठक शुरुआत कब होती है, यानी कितने बजे? तो ये बैठक शुरुआत होती है 11 बजे, ठीक ना, ये 11 बजे बैठक स्टार्ट होती है। अरे भाई, ये सब नॉर्मल से पॉइंट है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हमने यूट्यूब पर अपने क्वेश्चन में यानी पोस्ट डाला था एक, कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसमें सबसे पहले संबोधन किसने किया, यानी इसमें पहले वक्ता, संविधान सभा की पहले वक्ता, यानी 9 दिसंबर 1946 पहले बैठक में पहले वक्ता के रूप में कौन आए? पहले वक्ता के रूप में आते हैं कौन? JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत सारा कम बच्चे को पता होता है ये चीज़ें कि कौन थे, कन्फ्यूजिंग हो जाता है उनमें कि वो सच्चिदानंद हीरानंद, माफ़ करिएगा, वो क्या नाम है, कंफ्यूज क्रिएट कर लेता हूँ मैं अपने आप को खुद ही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे कर देता हूँ, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा थे वो, ठीक ना। वो थोड़ा सा होता है ना, कभी कभी आप कोई चीज़ें, दो नामों को एक साथ एडजस्ट कर लेते हो, सब उनका समन्वय बना लेते हो, वो होता है कन्फ्यूजन, तो ऐसे ही निकल गया, माफ़ करिएगा उसके लिए। मैं वहाँ पर अपनी त्रुटि को सुधार करता हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा थे वो, इससे बच्चा लोग कन्फ्यूज कर लेता है अपने आप को खुद से। हमने क्या कहा यहाँ पर कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन पहले वक्ता के रूप में, या फिर संविधान सभा की पहली बैठक को संबोधन सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? देखो समझो, सेंट्रल हॉल में सभी जितने सारे लोग आए, उनमें क्या था, सभी एक साथ एकत्रित हुए, और इस संविधान सभा में सबसे पहले संबोधन किसने किया? तो किसने किया? आचार्य JB कृपलानी ने। आचार्य JB कृपलानी उठते हैं और मंच पर जाते हैं, और वो कहते हैं कि फ्रांस की परंपरा के आधार पर, फ्रांस की परंपरा के आधार पर सबसे पहले मैं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी सभापति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में मैं सच्चिदानंद सिन्हा को आमंत्रित करता हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा को मैं आमंत्रित करता हूँ, ठीक ना मेरे भाई, वो सिन्हा है ये, सच्चिदानंद सिन्हा को मैं आमंत्रित करता हूँ, ठीक ना। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि 9 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा की पहली बैठक में सर्वप्रथम वक्ता के रूप में खड़े होते हैं कौन? JB कृपलानी। सभी लोग एक जगह गैदर होता है सेंट्रल हॉल में, और सबसे पहले बोलना स्टार्ट करते हैं कौन? संबोधन देना स्टार्ट करते हैं JB कृपलानी। JB कृपलानी अपने संबोधन के रूप में फ्रांस की परंपरा के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी सभापति के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को आमंत्रित करते हैं स्टेज पर, यानी मंच पर बुलाते हैं, और सच्चिदानंद सिन्हा ही, मुझे थोड़ा सा सही से लिखना चाहिए था ताकि क्या हो, स्पेस मिल जाता आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं इरेज करना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा, आप लोग लिख ज़रूर लीजिएगा ये सब चीज़ें, ठीक ना। हमने क्या कहा? ये सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखो, सच्चिदानंद जो सिन्हा है ये मंच पर आते हैं, और सच्चिदानंद सिन्हा मंच पर आते हैं, तो मंच पर आने के बाद ये कुछ काम करते हैं, वहाँ पर कुछ बोलते हैं। वो क्या था? वो बोलते हैं शुभकामना संदेश पढ़ते हैं, दरअसल शुभकामना संदेश पढ़ते हैं,
शुभकामना संदेश। अच्छा, ये शुभकामना संदेश कहाँ से आ गया? क्यों शुभकामना संदेश पढ़ते हैं? ये रीज़न ये है ना कि हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी, यह ऐतिहासिक संघर्षों का परिणाम था। इस वजह से जो संविधान सभा हमारी स्थापित हुई थी एकदम सफल रूप से, तो ऐसी स्थिति में कई सारे देशों का क्या आया था? शुभकामनाएं आई थी। अब उसी शुभकामनाओं को, जो शुभकामना का संदेश था, इन्हीं संदेश को सच्चिदानंद सिन्हा पढ़ते हैं। और वे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये बताइए किन किन देशों ने शुभकामनाएं अपनी भेजी थी, तो आपको याद रखना होगा कि अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और चाइना यानी चीन, यानी ये 3 ही देश थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा स्थापित होने पर सफल रूप से, तो ऐसी स्थिति में ये 3 देशों का आता है शुभकामना संदेश। और इसी संदेश को कौन पढ़ता है? सच्चिदानंद पढ़ते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा यानी ये पढ़ते हैं अमेरिका। अच्छा, आया कहाँ से था? याद रखिएगा, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से। याद रखिएगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल नहीं थे? ब्रिटेन नहीं था। अच्छा, सब ये ज़रूर सोचेंगे क्योंकि ब्रिटेन इसमें हो सकता है। अगर दे ही दिया कि इनमें से कौन सा किसने संदेश नहीं भेजा था, तो आपको पता होगा ये उससे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जिसको पता होगा वही कर पाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चा लोग ये सोचेगा सर ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन भारत का गुलाम था, भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो ऐसी स्थिति में जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन ने उसको बधाई दी होगी। नहीं, याद रखिएगा, ब्रिटेन ने ऐसा कुछ शुभकामना संदेश नहीं दिया था, ना ही रूस ने, ठीक है, ना ही फ्रांस ने। यानी केवल 3 देश याद रखने हैं आपको। कौन कौन? ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ठीक ना मेरे भाई। अब ऐसे याद रख सकते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कौन है? ये संघात्मक देश हैं। याद कैसे रख सकते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने याद रखा है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कैसे देश हैं? ये संघात्मक देश हैं। और ये क्या है? चाइना है। जान रहे हैं, भारत चाइना का पड़ोसी है, याद रखिएगा यहाँ से, ठीक ना मेरे भाई, याद हुआ। यानी सच्चिदानंद सिन्हा आते हैं, शुभकामना संदेश पढ़ते हैं, और आगे कुछ चीज़ें और भी हैं। अब अगली बात ये कहते हैं, देखो इनका अगला ये होता है कि जितने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यानी संविधान सभा की बैठक में, आपको पता है जितने सारे लोग आए हैं उस संविधान सभा में, यानी जो संविधान बनी थी, इस संविधान में जितने सारे लोग आए थे, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना अपना एक एक करके क्या करें? परिचय पत्र दें और अपना हस्ताक्षर करें। आपके पास एक रजिस्टर जाएगा और इस रजिस्टर पर क्या करना है? आपको हस्ताक्षर करना है। सबसे पहला काम क्या है? आप अपना सभी लोग क्या करें? परिचय दें और उसके बाद अपना उस पर हस्ताक्षर करते रहें, ठीक ना। ये कौन कहता है? ये सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं अपने संदेश के बाद, यानी शुभकामना संदेश पढ़ते हैं उसके बाद इन्होंने ये कहा, ठीक ना। आपको पता होगा जो ये हस्ताक्षर हैं, अब देखो यहीं पर लगे हाथ बात कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि संविधान सभा के चुनाव कितना होना था? 389 सीटों पर, लेकिन इसमें आए कितने लोग थे? पहली संविधान सभा की बैठक में भाग कितने लिए? 207 लोग भाग लिए थे। कितने लोग भाग लिए? 207 लोग भाग लिए थे, ठीक ना। अच्छा, आप कहोगे सर 389 थे पूरे टोटल लोग, लेकिन आए 207 लोग, ऐसा कैसे हो गया? दरअसल आपको पता होगा, थोड़ी सी चीज़ें बता दे रहे हैं। देखो आपको पता होगा मुस्लिम लीग ने तो भाग ही नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया संविधान सभा की बैठक में। रीज़न ये था क्योंकि उसके हिसाब से, यानी वो कितना सीट जीता था? 73 सीट जीता था ना, 73 सीट जीता था। उसको लगा था कि यार मैं तो बड़ा कम सीट जीता हूँ। ऐसी स्थिति में उसने संविधान सभा का विरोध करना शुरुआत कर दिया। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, ठीक है। आपको पता होगा मुस्लिम लीग के भाग नहीं लेने की वजह से ही तो चर्चिल एक बात कहता है, विंस्टन चर्चिल क्या कहता है? पहली बैठक हुई, यानी वो पहली बैठक को कहता है क्या कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी लाइन है ना। विंस्टन चर्चिल क्या कहता है? मुस्लिम लीग दरअसल भाग नहीं लेता, इस वजह से वो ऐसा कहता है क्या कि संविधान सभा एक ऐसी बैठक है, एक ऐसी विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है,
लिख दें क्या, लिख ही देते हैं। संविधान सभा की बैठक, दरअसल मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए ये लाइन मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। अभी तक तो पूछा नहीं, हो सकता पूछ ले। संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है, माफ़ करिएगा, अरे यार मिट जा, एक ऐसा विवाह है, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। वाह, कितना बढ़िया बोला था भाई विंस्टन चर्चिल ने, दुल्हन ही गायब है। याद रखिएगा ये बात। ये पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक को किसने ऐसा संबोधन करते हुए कहा कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो किसने कहा था ये? विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये बात, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अच्छा, बात करते हैं 207 से। 207 लोग थे। दरअसल आपको पता होना चाहिए इन 207 में 10 महिलाएं ही थी। आपसे ये पूछ लिया, बताओ संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने महिलाएं शामिल थीं, तो आप क्या कहोगे? 10 महिलाएं शामिल थीं, ठीक ना, 10 महिला। अच्छा, टोटल संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? टोटल कुल महिला देखा जाए तो कुल 15 महिलाएं थीं। 15 महिलाओं में संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने वाली महिलाएं कुल कितनी हैं? 10 महिलाएं हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा, पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से आए थे? संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग थे? 207 लोग थे। इन 207 में सबसे ज़्यादा किन प्रांतों से आए थे? सबसे ज़्यादा आए थे सर्वाधिक, यानी इसमें सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो सर्वाधिक सदस्य थे मद्रास प्रांत से। मद्रास प्रांत से कितने थे? 43 थे। कितने में से? 49 में से, यानी 49 में से 43 मद्रास से आए थे, ठीक ना, याद रखिएगा। अब मद्रास की बात हो रही है तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि अगर पूछा जाए आपसे ये संविधान सभा की पहली बैठक में, यानी जो रजिस्टर हमने कहा, ये इन्होंने कहा था क्या? अपना परिचय पत्र दें और हस्ताक्षर करें ना रजिस्टर पर। तो सबसे पहले इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर, देखो संविधान सभा में ये बात ज़रूर थी कि जब ये बैठक होता था तो उसमें आपको हस्ताक्षर करना था। तो जितने भी लोग आते थे सबको हस्ताक्षर करना अनिवार्य था। तो याद रखिएगा यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया? तो मद्रास के ही थे। क्या नाम उनका यार? राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, सी राजागोपालचारी, राजगोपालचारी या राजा गोपालाचारी, जो भी लिख लो, सी राजगोपालचारी, ठीक ना, सी राजगोपालचारी। मुझे लगता है ये आगे मैंने कहीं पर पढ़ा, ये गांधी जी के समधी थे, ऐसा कुछ था, गांधी जी के समधी थे, ऐसा कुछ था क्या, क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन याद रखिएगा सी राजगोपालचारी थे, ठीक ना, जिन्होंने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया। हमने क्या कहा? याद रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सुनोगे तभी ईयरफोन लगाकर 4 बार 5 बार 6 बार सुनिएगा ज़रूर से। हमने क्या कहा? संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले उस रजिस्टर पर कौन थे? तो आपको पता होगा सी राजगोपालचारी थी। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली महिला कौन सी थी, तो ये भी मद्रास की ही थी, ये भी मद्रास की थी, ये भी मद्रास के, ये भी मद्रास की। आपने नाम सुना होगा स्वामी अम्मुनाथन, स्वामी अम्मुनाथन, ये थी पहली महिला जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे पहले महिला के रूप में हस्ताक्षर किया था। कौन थी ये? स्वामी अम्मुनाथन, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये पॉइंट। आपको पता होगा सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे मेरे भाई। ये बात आपको क्लियर हुई? तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने क्या देखा अभी तक कि ये हुआ हस्ताक्षर करवाएं, यानी सबसे पहले शुभकामना संदेश पढ़ते हैं, उसके बाद परिचय पत्र पर कहते हैं अपना परिचय पत्र दीजिए और हस्ताक्षर करिए रजिस्टर पर, ठीक ना। आपको पता होगा एक बात और यहीं पर थोड़ा सा मैं, देखो हो सकता है आपको ये चीज़ें लिख रहा हूँ, इसमें जगह नहीं तो लिख देता, लेकिन आप सुन लीजिए ध्यान से। देखो ये इसी दिन ना सच्चिदानंद सिन्हा ये कहते हैं कि एक शोक संदेश भी रखते हैं यहाँ पे एक शोक भी मनाते हैं,
संविधान सभा में पहली बैठक के दिन, संविधान सभा की पहली बैठक के दिन ये सच्चिदानंद सिन्हा अपने भाषण में शोक भी रखवाते हैं। ये शोक किस लिए था? ये शोक था संविधान सभा के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था प्रसन्न रेकूट। देखिए लिख लीजिएगा आप लोग, प्रसन्न देव रेकूट। ये जो कि क्या थे, ये वेस्ट बंगाल यानी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे, निर्वाचित हुए थे ये, ठीक ना, जो कि जिनका निधन हो गया था। यानी ये अगले दिन आने वाले थे और इनका एक दिन पहले निधन हो गया था, जिसकी वजह से ये शोक सभा रखते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। वो कौन थे? प्रसन्न देव रेकूट थे, याद रखिएगा ये। नहीं तो उस दिन संविधान सभा में कुल कितने लोग होते हैं? 207 की जगह 208 पढ़ते अब तक हम लोग। अगर वो होते शायद जिंदा तो अब तक हम लोग 208 पढ़ते। लेकिन संविधान सभा में कुल कितने लोग पहली बैठक में भाग लिए? 207 लोग थे, ठीक ना, याद रखिएगा ये पॉइंट। और आपको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना, ये बहुत बीमार थे उस समय। जब ये बीमार थे उस समय तो इन्होंने ये कहा कि मेरा तबीयत ठीक न होने के कारण, यानी मैं दोपहर बाद इनको ना जाना होता था कि इनको दवा लेनी होती थी, इनका दवा चल रहा था। तो ऐसे स्थिति में ये कहते हैं, देखो मेरी तबीयत उतनी, ये भाषण में ही कह रहे हैं कह रहे हैं देखिए मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं होने की वजह से मैं एक अपना उपसभापति नियुक्त करना चाहता हूँ। ये उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त करते हैं? आप सभी को पता होगा, फ्रैंक एंथनी को। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा ये सब चीज़ें, ठीक ना। फ्रैंक एंथनी को, यानी इन्होंने अपनी तबीयत नासाज होने के वजह से इन्होंने खुद स्वयं से अपने मन से उपसभापति चुना। किसको अपना उपसभापति बनाया? कि भाई मेरी तबीयत नहीं सही रहेगी, मुझे दोपहर बाद जाना होगा, तो ऐसी स्थिति में मैं एक उपसभापति नियुक्त करना चाहता हूँ, जिसको उपसभापति के रूप में ये फ्रैंक एंथनी को अपना उपसभापति बनाते हैं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ऐसी स्थिति में मेरी जगह पर, और ये भी कहते हैं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, अगर मैं पूरा यहाँ पर अपना भाषण न दे पाऊँ तो मेरे जगह पर फ्रैंक एंथनी आकर इस कार्य का या इस मंच का संचालन करेंगे। ये इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ये भी कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर अपना समय दे पाऊँ, ठीक ना। मैं ऐसा जानबूझ के नहीं चाहता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर रुक पाऊँ, ठीक ना। जब सुनोगे तो बड़ा मज़ा आएगा इनकी पूरी कहानी। अच्छा, ये सब चीज़ें तुमको कैसे मिलने वाली हैं? ये चीज़ें कहाँ पढ़ने को मिलेंगी? देखो एक सीरीज़ है, आप यूट्यूब पर कभी देखिएगा, संविधान नाम की एक सीरीज़ आती है, वो सनसेट टीवी देखेंगे ना आप, सनसेट टीवी पर 10 पार्ट में एक सीरीज़ है। इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, जो अगर संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, संविधान पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो इस संसद सीरीज़ को ज़रूर देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पूरा का पूरा फील आएगा आपको कि कैसे हुआ था। अच्छा, हमने क्या कहा, उपसभापति के रूप में इन्होंने किसको मनोनीत किया? देखो ये मनोनीत थे पहले। अगर पूछा जाए संविधान सभा में पहले उपसभापति कौन थे, तो क्या बताओगे आप? फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे, ठीक ना। ये फ्रैंक एंथनी क्या निर्वाचित थे या मनोनीत थे? तो याद रखिए कि ये मनोनीत थे। किसके द्वारा मनोनीत थे? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत थे। अच्छा, ये फ्रैंक एंथनी कौन थे? ये एंग्लो इंडियन है। आपको पता होगा फ्रैंक एंथनी कौन है? एंग्लो इंडियन। और आपको ये भी पता होगा कि इन्हीं के तर्ज पर जो लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आवंटन था, सीटों का रिजर्व किया जाता था एंग्लो इंडियन के लिए, यानी आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 लोकसभा में और 333 विधानसभा में। तो ये किसके तर्ज पर आई थी? ये फ्रैंक एंथनी के तर्ज पर ही आई थी। और आपको पता होगा ये जो एंग्लो इंडियन का पद है, 104वें संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में इस पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना, जो कि 2020 से लागू भी हो गया था। याद रखिएगा ये पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे भाई। आगे बात करें? समझ में आया इतना पॉइंट? गुड, आगे बात करते हैं।
हाँ, अब बात करते हैं। देखो कुछ डेट्स हैं, ये डेट्स मैंने जानबूझ कर लिए हुए हैं ताकि आपको क्या हो, जितनी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, ये देखो कोई भी अगर बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो ये डेट्स आपको 9 डेट, ये 9 डेट आपको ज़ुबान पर होनी चाहिए। हाउ यानी करके आपको ये ज़ुबान पर होनी चाहिए। अगर रात में कोई उठा के आपसे पूछ लेना, बाबू 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, तो तुरंत उठ के बोलो अबे यार ये हुआ था, शांत रहो, मुझे सोने दो। समझ रहे हो? हालांकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात का समय है, मैं लगभग 1:30 बजे ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है मेरे भाई, हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ डेट्स के बारे में। आपको पता होगा अभी जस्ट हमने देखा पिछली क्लास में, माफ़ करिए पिछले स्लाइड में ही, कि 9 दिसंबर 1946 को क्या था। 9 तो आप कहोगे सर सोमवार था। अरे बेवकूफ़, अरे बेवकूफ़ कर रहा है, मतलब जस्ट जोकिंग ब्रो, डोंट टेक इट सीरियस। ठीक ना? क्या था इस दिन? सोमवार था। वो तो था ही, लेकिन हमने क्या कहा, संविधान सभा की पहली बैठक थी। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक ना मेरे भाई, संविधान सभा की पहली बैठक थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा बने, सच्चिदानंद सिन्हा बने। और अस्थायी उपसभापति भी बने। कौन थे वो? कौन थे वो? फ्रैंक एंथनी। गुड, क्या बात है, याद हो गया मेरे भाई, ऐसे ही याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर, और दूसरी बैठक क्या बताएंगे वो 11 दिसंबर। अरे नहीं भैया, संविधान सभा की बैठक जो कंटिन्यू चली थी, 9 भी चली थी, 9 को भी हुई थी, 10 को भी हुई थी, 11 को भी हुई थी, 12 को भी हुई थी और 13 को भी हुई थी बैठक। ठीक ना? बहुत सारे बच्चा लोग को ये भी नहीं पता है, कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है ये इसमें। देखो पहली बैठक 9, दूसरी बैठक 11 बोलेंगे, तीसरी 13 बोलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन बैठक चली थी। 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 10 को, तीसरी 11 को, यानी आगे 12 को, 13 को, ऐसे हुई थी। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक थी ये। ठीक ना? ये तीसरी बैठक थी। इस दिन क्या हुआ था सर, कुछ खास है क्या? हाँ भाई खास था। क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन क्या किया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। स्थायी सभापति कह लो, हालांकि अध्यक्ष कहना सही नहीं है, यहाँ पर सभापति बोलना चाहिए मुझे, स्थायी सभापति। ठीक ना? अच्छा ये बताओ, इनका निर्वाचन हुआ था या मनोनीत हुआ था? इनका मनोनयन हुआ था या निर्वाचन हुआ था? याद रखिएगा ये निर्वाचित थे, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित थे ये। ठीक ना? निर्विरोध रूप से राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। अच्छा उपाध्यक्ष भी बने थे क्या? यानी उपसभापति भी थे क्या कोई? हाँ, अगर पूछा जाए निर्वाचित, संविधान सभा के पहले निर्वाचित और अध्यक्ष या निर्वाचित उपसभापति या निर्वाचित उपाध्यक्ष पूछ ले तो आप क्या बताओगे? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, याद रखिएगा। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा ना? देखो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे, और ये क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, और ये स्थायी उपाध्यक्ष थे, स्थायी उपाध्यक्ष थे, स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक ना? और इसी दिन के बाद से स्थायी और अस्थायी का पूरा समस्या समाप्त हो जाता है। अब 11 दिसंबर के बाद अस्थायी अस्थायी कोई नहीं बोलेगा, अब क्या बोलेंगे? डायरेक्ट अध्यक्ष बोलेगा या सभापति बोलेंगे। ठीक ना? अब ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं बोला जाएगा, ना ही अस्थायी अध्यक्ष बोला जाएगा। क्लियर हुआ मेरे भाई बात? जो भी टेंशन था इसी 11 तारीख तक था, इसके बाद से अगले दिन टेंशन नहीं रहता है। आगे बात करते हैं 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर के दिन क्या है आपको पता है? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। आपको पता थे कुल कितने उद्देश्य थे इसमें? अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने उद्देश्य थे? 8 उद्देश्य थे, और यही आगे चल के प्रस्तावना का आधार बनता है। आगे चल के यही उद्देश्य जो है, प्रस्तावना ही नहीं, प्रस्तावना का आधार बनता है। मैंने क्या कहा? मेरी बातों को गौर करिएगा, यह प्रस्तावना का आधार बनता है। गुड। 22 जनवरी 1947 अगला डेट है। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ है? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है।
आपको स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक ना। अच्छा, ये पूछा जाए आपसे, ये बताओ उद्देश्य प्रस्ताव, कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था ये कौन सी बैठक में रखा गया, तो क्या बताओगे आप। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बैठक में रखा था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। वेरी गुड, पांचवी बैठक में। क्या बात है, आप लोग तेज हो गए यार। ओह, पहले से थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, 29 अगस्त 1947 की बात करते हैं। आपको पता होगा ये क्या था, इसी दिन प्रारूप समिति का गठन होता है। पूछा जाए प्रारूप समिति का गठन कब होता है मेरे भाई, प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को, ठीक ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। इसका अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाते हैं, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। ये अध्यक्ष कब बने थे मेरे भाई, कोई बता सकता है। ये अध्यक्ष बने थे 30 अगस्त 1947 को। आमतौर पर बच्चा लोग यही गलत करते हैं, हालांकि बच्चा लोग क्या, बिहार में ही वो टीआरई के किसी एग्ज़ाम में ये गलत करा हुआ था उसने, कि अध्यक्ष को उसने ये 29 अगस्त 1947 को माना है, जबकि उस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का जिस दिन गठन किया गया था उस समय सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन अगले दिन उनको, अगले जो बैठक थी, अगले दिन सुबह इनको जब बैठक स्टार्ट होती है तो इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है प्रारूप समिति का। यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब निर्वाचित होते हैं, ये भीमराव अंबेडकर, यानी 30 अगस्त 1947 को होते हैं। और इसमें कुल कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो अब बच्चा को पता है कितने सदस्य थे मेरे भाई, 7 थे। लेकिन आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं दूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बताओ इस प्रारूप समिति का प्रस्ताव, यानी इस प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव कौन लाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या कहा, पेन चेंज कर दें तभी तो अच्छा लगेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं तो पेन भी चेंज कर दें। बताओ प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव कौन लिया था, कौन लाया था, तो याद रखिएगा सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा मत कंफ्यूज होइएगा आप लोग, सत्यनारायण सिन्हा है ये, ठीक ना मेरे भाई। यानी प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव कौन रखा था, तो याद रखिएगा सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे 17 नवंबर 1947 को क्या था, ये किस लिए खास है। देखो, जो संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना शुरुआत की थी ये, यानी संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में, संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में, याद रखिएगा संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में। अच्छा, ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना शुरुआत किया था ये, आपको पता होगा ये कब से, यानी शुरुआत किया इतने तारीख से, यानी 17 नवंबर 1947 तक, और लगभग 13 मई 1952 तक ये चली थी। 13 मई 1952 तक। आपको पता है 13 मई 1952 के बाद से लोकसभा अपना आता है, यानी लोकसभा जो पहले आम चुनाव होता है उसके बाद संसद का गठन होता है और ये कार्य करने लगता है लोकसभा, यानी 1952 पहले आम चुनाव के बाद से ये, ठीक ना। लेकिन अंतरिम संसद कब से कब तक था, तो 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 था, लगभग 47-52 लगभग 5 सालों तक अंतरिम संसद ये चली थी, ठीक ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को क्या था। देखो 26 नवंबर 1949 को आप सभी को पता है कि इसी दिन संविधान को क्या किया गया था, संविधान सभा द्वारा, शॉर्टकट में लिखे, क्या किया था, अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित कर लिया गया था, आत्मार्पित, आत्मार्पित, ठीक ना। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्रम भी पूछ लेता है। अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है कब, 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन आपको पता है 16 अनुच्छेद भी लागू कर दिया जाता है, 16 अनुच्छेद, ठीक ना। आगे बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या था, हमने जस्ट इसके पहले सीखा था,
किसी स्लाइड में संविधान सभा की, ये संविधान सभा हो गई, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है मेरे भाई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। और इसी दिन राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन भी होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, ठीक ना मेरे भाई। हमने क्या कहा? 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हो जाता है। और इसी दिन आपको पता है संविधान बनने के बाद इसी में हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर होता है। कुल कितने सदस्य थे हस्ताक्षर करने वाले? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, है ना। 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ठीक ना। आगे बात करेंगे। 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। कुल कितनी प्रतियों पर? 3, यानी हर एक सदस्य जो है 3-3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था, ठीक ना। 3 प्रतियां थी, तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था 284 सदस्यों ने। आगे बात करेंगे इसमें। कभी देखो ये हमारी केवल प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की, ठीक ना। ये समझ लो पूरी की पूरी क्लास ही हो गई ये, जितना मैं डिटेल चला जा रहा हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगा इतना डिटेल नहीं जाऊँगा। ये सेशन ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। इतना डिटेल नहीं जाएंगे, केवल क्वेश्चन आंसर ज़्यादा मतलब नॉर्मल समझाएंगे, लेकिन चलेंगे ज़रूर से। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान लागू होता है। संविधान लागू हो जाता है, संविधान लागू कर दिया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रपति क्या होते हैं? लेकिन एक बढ़िया सवाल पूछें आपसे। राष्ट्रपति ने अपने पद को धारण किया, अपने पद की शपथ लेते हैं यानी इसी दिन। अच्छा ये पूछा जाए संविधान लागू यानी भारत गणतंत्र क्यों हुआ? भारत गणतंत्र क्यों हुआ? तो बहुत सारे लोग यही बताते हैं कि इस दिन संविधान सभा लागू हो गई थी, इसलिए भारत जो है गणतंत्र हो गया था। अरे ये कौन सी बात हुई मेरे भाई? मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भारत गणतंत्र कब हुआ? तो लोग कहते हैं 26 जनवरी 1950 को। क्यों हुआ? क्योंकि कहेंगे, जब आप उनसे पूछेंगे ना भारत गणतंत्र जो है उस दिन क्यों हुआ, तो क्योंकि उस दिन संविधान लागू हो गया था। अरे गणतंत्र का मतलब संविधान लागू होने से क्या ही मतलब है? देखो उस दिन क्या होता है, राष्ट्रपति ने अपना पद धारण किया था। और आपको पता हो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित ना होकर उसका वंशानुगत ना होकर क्या होता है, वो जिसका चुनाव होता है, ठीक ना, वो क्या होता है? गणतंत्र होता है। गणतंत्र मतलब क्या? देश का मुखिया यानी देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि उसका निर्वाचन होता है ना कि वंशानुगत आधार पर, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में वो गणतंत्र कहलाएगा। और इसी दिन आपने क्या देखा कि राष्ट्रपति ने शपथ लिया अपने पद की, ठीक ना, यानी उनका निर्वाचन तो हो गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन वो शपथ कब ले रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को। इस वजह से गणतंत्र माना गया कि गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। तो गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। क्यों मनाया जाता है? इस दिन संविधान लागू हो गया था इसलिए नहीं, इस दिन राष्ट्रपति ने शपथ लिया था इसलिए, ठीक ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला सेशन देखते हैं आगे। अब जल्दी हम लोग थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हुए चलेंगे। संविधान सभा के स्थायी सभापति, देखो स्थायी सभापति के रूप में हमने देखा क्या कि राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना मेरे भाई। स्थायी है न कि अस्थायी है, यह अस्थायी था, ये स्थायी है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताओ उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर अस्थायी या स्थायी जैसा शब्द नहीं लगाया, तो कौन होंगे मेरे भाई? HC मुखर्जी। हमने जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में देखा, ठीक है मेरे भाई, HC मुखर्जी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किसने? गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, नेहरू ने। हमने जस्ट देखा पहले वाले स्लाइड में क्या, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक ना, 13 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? 5वीं बैठक थी। और यह कब स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, ठीक ना मेरे भाई। आगे बात करते हैं। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हम बात करेंगे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। कब बने थे? अच्छा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त को ना, 29 अगस्त 1947 को। और ये अध्यक्ष कब बने थे? 30 अगस्त को बने थे मेरे भाई, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये बात। आगे बात करते हैं। अच्छा ये यार थोड़ा लंबा हो जाएगा इसको समझाने में, अच्छा सवाल है ये, समझाने में समय चला जाएगा। तो साथियों आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने साथियों तक जो ज़रूरतमंद हो उनको पहुंचाएं। और आपको मेरे सेशन में क्या अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें, इससे हौसला थोड़ा मेरा बढ़ता है और अच्छा लगता है कि नहीं यार आप लोग सराह रहे हैं मेरे इस मेहनत को, भी ज़रूर बताइएगा आप लोग प्लीज़।